वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वाटर रिसोर्सेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टू नो अबाउट द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस वाटर एज वेल एज ग्राउंड वाटर ऑफ इंडिया, वाटर डिमांड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, irrigation nature of India and the major river basins of India. Do you think that what exists today will continue to be so, or the future is going to be different in some respects? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आज जैसी चीज़ें हो रही है, क्या कल वैसी भी चीज़ें होंगी, या हमारा फ्यूचर वैसा ही होगा, या उसमें किसी प्रकार का चेंज होने वाला है. इट कैन बी सेड दैट some certainty that the societies will witness demographic transition, geographical shift of population, technological advancement, degradation of environment and water scarcity. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के साथ साथ पॉपुलेशन में चेंज होने के साथ साथ उसके नेचर में चेंज होने के साथ साथ और टेक्नोलॉजी में और ड्रास्टिक चेंज होने के साथ साथ हमने रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़ करना शुरू किया है, और उसी में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इज वाटर. और उसी वाटर के अननेसेसरी यूज़ करने के कारण एक प्रकार की वाटर स्कार्सिटी देखी जा रही है. वाटर स्कार्सिटी इज पॉसिबली टू पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज on account of its increased demand coupled with shrinking supplies due to overutilization and population. वाटर डिमांड बढ़ने के कारण, ओवर यूटिलाइजेशन के होने के कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण और वाटर की शॉर्ट सप्लाई होने के कारण वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है. आप जानते हैं बच्चे कि वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस है और उसके साथ ही साथ उसे एक साइक्लिक रिसोर्सेस भी कहा जाता है. और हमारा अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है जिसका 71% जो पार्ट है वो वाटर से ही क्या है, कवर्ड है. लेकिन अगर 71% पार्ट में भी देखें तो उसका ऑलमोस्ट 97% पार्ट की बात करें वो सलाइन वाटर है, और ओनली 3% पार्ट में ही हमें फ्रेश वाटर या हमें ड्रिंकिंग वाटर जनरली देखने के लिए मिलता है. और इस 3% में भी बहुत बड़ा भाग जो है वो हमारे आइस कैप के फॉर्म में या आइस के फॉर्म में दिखता है. अगर उसमें भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो अवेलेबिलिटी 3% से भी बहुत ही कम दिखती है. इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज इफेक्टिवली अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज. द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम. जगह के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी वेरी करते रहती है. अर्थात वह है हर जगह अवेलेबल नहीं है, और हर जगह की भी बात करें वहाँ पे हर टाइम में उसकी अवेलेबिलिटी जनरली देखने के लिए नहीं मिलती है. द टेंशंस एंड डिस्प्यूट्स ऑन शेयरिंग एंड कंट्रोल ऑफ दिस स्कार्स रिसोर्स आर बिकमिंग कंटेस्टेड इश्यूज अमंग कम्युनिटीज, रीजन्स एंड स्टेट्स. अभी करेंगे हम लोग थोड़ी देर में. आप लोगों ने अलग अलग प्रकार के रिवर वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का नाम सुना होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि ओवर यूटिलाइजेशन के कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण और शॉर्ट वाटर सप्लाई के कारण बहुत बड़े पैमाने पे स्टेट के बीच में अलग अलग रीजन्स में हमें वाटर डिस्प्यूट अलग अलग रिवर से जुड़ते हुए दिखता है. द असेसमेंट, एफिशिएंट यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर therefore become necessary to ensure development. In this chapter we shall discuss water resources in India, its geographical distribution, sectoral utilization and methods of its conservation and management. अब वाटर रिसोर्सेज इंडिया के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में अब डिस्कस शुरू करने वाले हैं. इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया में वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो 2.45% है. पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस देखें तो अराउंड 17.5% आपको दिखता है. 17.5% 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के पॉपुलेशन में इंडिया का पॉपुलेशन का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है. लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो 4% ही वाटर रिसोर्सेस वर्ल्ड का इंडिया में पाया जाता है. अब यहाँ पे कुछ ये फैक्ट दिए हुए हैं बच्चे, इन फैक्ट को आप ध्यान से समझिए. यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कई बार सवाल पूछा जाता है. द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन
in the country in a year is about 4000 cubic kilometer। अगर ये सवाल पूछ ले कि इंडिया में बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, उससे टोटल कितनी वाटर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे बनती है, तो आंसर इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस वाटर एंड रेप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब देखिए 4000 क्यूबिक किलोमीटर में भी सरफेस वाटर और रेप्लेनिशेबल मैंने क्या था, जिसको फिल आउट कर सकते हैं, जिसको फिल किया जा सकता है, उसमें से कितने परसेंट की अवेलेबिलिटी है, ओनली 1869 क्यूबिक किलोमीटर की अवेलेबिलिटी है। और इसका भी ओनली 60% पार्ट को ही हम लोग यूज कर सकते हैं या उससे बेनिफिट ले सकते हैं। दस द टोटल यूटिलाइजेबल water resources in the country is only 1122 cubic kilometer। आप इसे इस चीज के द्वारा भी समझिए। यहाँ पे वाटर रिसोर्सेस में अवेलेबल वाटर प्रिसिपिटेशन के द्वारा कितना है, ऑलमोस्ट 4000 क्यूबिक किलोमीटर की है, लेकिन उसमें भी सरफेस और रेप्लेनिशेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, ओनली 1869 क्यूबिक किलोमीटर। और इसके भी 60% वाटर को ही हम यूज कर सकते हैं या वो हमारे लिए बेनिफिट है, आप बोल सकते हो। तो यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इसमें भी 1122 क्यूबिक किलोमीटर। तो यहाँ पे 3 डेटा मेन आ रहा है कि अवेलेबल वाटर प्रेसिपिटेशन के द्वारा कितना है, 4000 क्यूबिक किलोमीटर। सरफेस और रेप्लेनिशेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर। और उसमें भी कितना वाटर हमारे लिए बेनिफिट दे सकता है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब है इसमें सरफेस वाटर। देयर आर 4 मेजर सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर। कौन कौन से सरफेस वाटर के सोर्सेस हैं, रिवर, लेक्स, ponds and tanks. In the country there are 10,360 rivers and their tributaries longer than 1.6 kilometer each. The mean annual flow in all the river basins in India is estimated to be 1869 क्यूबिक किलोमीटर। जो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सरफेस और रेप्लेनिशेबल वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, 1869 क्यूबिक किलोमीटर। हाउएवर ड्यू टू टोपोग्राफिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, टोपोग्राफिकल कहीं पे रिलीफ प्लेटू की बात करें, माउंटेन की बात करें, हार्ड रॉक की बात करें, बहुत सारे बैरियर्स है। हाइड्रोलॉजिकल और अदर बैरियर्स के कारण ओनली 690 क्यूबिक किलोमीटर, ओनली 32%। कहने का मतलब क्या है कि 1869 क्यूबिक किलोमीटर के ओनली 32% वाटर का ही यूज किया जा सकता है। इसमें टोपोग्राफिकल, इसमें हाइड्रोलॉजिकल और अदर इसमें बैरियर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए 1869 क्यूबिक किलोमीटर में से हम 690 क्यूबिक किलोमीटर सरफेस वाटर रिसोर्सेज का ही क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द अवेलेबल सरफेस वाटर कैन बी यूटिलाइज। वाटर फ्लो इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ इट्स कैचमेंट एरिया, कि वो कितने बड़े एरिया से होकर उस रिवर में पानी आ रहा है या उस रिवर बेसिन में पानी आ रहा है, एंड रेनफॉल, और वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है विद इन इट्स कैचमेंट एरिया। ये हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में पढ़ चुके हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी हाई स्पेशियल वेरिएशन एंड इट इज़ मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन मानसून सीजन। हमने क्लास 11 में याद करिए बच्चे, हमने पढ़ा था ड्रेनेज में कि 2 टाइप ऑफ ड्रेनेज हम लोग इंडिया के पूरी ड्रेनेज को डिवाइड करते हैं, एक हिमालयन ड्रेनेज और एक पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज क्या था, पेरेनियल था, और पेनिनसुलर ड्रेनेज की बात करें जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स आते हैं, वो सीजनल है, क्योंकि सिर्फ मानसूनी वर्षा के दिनों में ही उनमें बारिश होता, उनमें पानी रहता रिवर्स में। लेकिन अगर हिमालयन ड्रेनेज की बात करें तो वो आइस के मेल्टिंग के कारण समर में भी और मानसूनल रेनफॉल के कारण रेनी में भी वहाँ के रिवर्स में पानी जनरली देखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हिमालयन रिवर्स में जो वाटर है
हिमालयन रिवर्स में जो वाटर है वो थ्रू आउट द ईयर जनरली होता है, लेकिन पेनिसुलर रिवर्स में वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें उसमें एक सीजनल नेचर ज़्यादा देखा जाता है। और मॉनसून की भी बात करें तो मॉनसून का सबसे बड़ा फीचर जो हम लोगों ने क्लास 11 के क्लाइमेट में पढ़ा था कि अगर वो बस्टिंग दिखाता है तो वो ब्रेक ऑफ द मानसून भी दिखाता है। ब्रेक ऑफ द मानसून का मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ दिनों तक बारिश होने के बाद बीच में एक प्रकार का इंटरवल दिखाया जाता है। और मानसून का स्पेशियो और टेम्पोरल वेरिएशन भी देखा जाता है। स्पेशियो का मतलब क्या है कि हर जगह बारिश नहीं हो रही है, और टेम्पोरल का मतलब क्या कि हर जगह बारिश का टाइमिंग भी एक जैसा नहीं है, किसी टाइम में बारिश ज़्यादा है, किसी टाइम में बारिश कम है। तो इस कारण से भी कुछ स्पेसिफिक एरिया में है ना, आप बोल सकते हैं कि वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो जाता है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड इन द टेक्स्ट बुक दैट सम ऑफ द रिवर्स इन द कंट्री लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस हैव ह्यूज कैचमेंट एरियाज। कैचमेंट एरियाज ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड बराक, जो कि नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बराक रिवर्स, दीज रिवर्स although account for only about 1/3 of the total area in the country have 60% of the total surface water resources। इन तीनों रिवर की बात करते तो 1/3 पार्ट ही कवर करता है, लेकिन इसी में इंडिया का 60% सरफेस वाटर रिसोर्सेज पाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सरफेस वाटर में उनका एक ह्यूज कंट्रीब्यूशन हमें देखने के लिए जनरली मिलता है। मच ऑफ द एनुअल वाटर फ्लो इन द साउथ इंडियन रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैज बीन हैज्ड, बट इट इज येट टू बी डन इन द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा बिजनेस। ये क्या बोल रहे हैं कि साउथ के रिवर्स के मैक्सिमम पानी का हम ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन वगैरह देखा जा रहा है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स में इतने ज़्यादा अमाउंट में अभी हमें होता हुआ नहीं दिखा है। अब नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। अभी तक हमने किसके बारे में डिस्कस किया? सरफेस वाटर के बारे में। नाउ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में। द टोटल replenishable groundwater resources in the country are about 432 cubic किलोमीटर। अब देखिए पहले यहाँ पे था 690 था, यहाँ पे देखिए पहले 690 था जो सरफेस वाटर का था, अब यहाँ पे 432 किसका है? ग्राउंड वाटर का है। अब दोनों को जोड़ दें 2 तो 1122 क्यूबिक किलोमीटर हो जा रहा है, जो हम लोग ने अभी पिछले किया था यहाँ पे। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन्स लेइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, इन सब जगहों में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा किया जा रहा है। द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब। यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूज इंडिया के किस रीजन में है और किन किन स्टेट्स में है? तो फर्स्ट वन इज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो साउथ में तमिलनाडु में ज़्यादा है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। और सबसे कम देखिए हाउएवर देयर आर स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला which utilize only a small proportion of their groundwater potential. States like Gujarat, UP, Bihar, Tripura, Maharashtra are utilizing their groundwater resources at a moderate rate. अब यहाँ पे कनेक्शन को समझिए बच्चे। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी कम है, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन के एरियाज़ हैं। वीट की बात करें, सरसों की बात करें, इन सब फसलों की खेती वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और वहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के कारण हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की शर्त क्या होती है कि उसे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। इसलिए वहाँ पे सरफेस वाटर की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण, ड्राई रीजन्स में उनका लोकेशन होने के कारण वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़
किया गया। बट ऑन द अदर हैंड छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरला, जहाँ पे सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है और वहाँ पे उतना इंटेंसिव एग्रीकल्चर एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट नहीं होने के कारण वहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का उतना ज़्यादा यूज़ जितना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हुआ है उतना नहीं हुआ है। बट ऑन द अदर हैंड गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भी नहीं है लाइक पंजाब, हरियाणा, और जहाँ पे बहुत कम भी नहीं है लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, वहाँ पे एक मॉडरेट लेवल का दिखता है। इट द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, द डिमांड्स फॉर वाटर वुड नीड द सप्लाई। इसका मतलब क्या है कि इस तरीके से अगर वाटर का डिमांड बढ़ता गया तो एक एक्यूट वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम आ सकता है अगर वाटर का सप्लाई नहीं बढ़ाया गया तो। एंड सच सिचुएशन विल बी डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट एंड कैन कॉज सोशल अपहेवल्स एंड डिसरप्शंस। पानी की कमी के कारण कई प्रकार का टेंशन हो सकता है, कई प्रकार के फमाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, कई प्रकार का सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकता है ना, और कुछ दिक्कतें भी आ सकती है फ्यूचर में अगर वाटर सप्लाई को बढ़ाया नहीं गया तो। अब नेक्स्ट है लेगून्स एंड बैकवाटर्स। इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन, ऑलमोस्ट 7,516 किलोमीटर का हमें एक कोस्ट लाइन दिखता है। एंड द कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब क्या था, जिगजैग है, कटा फटा है। इंडेंटेड इन सम स्टेट्स लाइक अगर वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो वो ज़्यादा दिखता है। ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लेगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड। द स्टेट्स लाइक केरला, जहाँ पे हम लोग लेगून को क्या बोलते हैं, बैकवाटर्स भी कहते हैं, कई बार उसे कायल भी कहते हैं मालाबार कोस्ट में। ओडिशा, लेक चिल्का एंड वेस्ट बंगाल have vast surface water resources in these lagoons and lakes. Although water is generally brackish in these water bodies, or it is used for fishing and irrigating certain varieties of paddy crops, coconut, etc. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सरफेस वाटर, उसमें भी रेप्लेनिशेबल वाटर रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। आप इस चार्ट को देखिए बच्चे, और इस चार्ट में टेबल 6.1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिन वाइज ग्राउंड वाटर पोटेंशियल एंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर में दिया गया है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 18 तक आप देखें तो यहाँ पे रिवर बेसिन के नाम दिए हुए ब्रह्मपुत्रा विद बैतरनी, ब्राह्मणी विद बैतरनी, ब्रह्मपुत्रा, चंबल, कावेरी, गंगा, गोदावरी, इंडस, ये सभी का दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रेप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन इन परसेंटेज दिया गया है। और यहीं पे आपको एक टेबल बना के कॉपी में ड्रॉ करना है कि किस रिवर बेसिन का रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन इन परसेंटेज ज़्यादा है और किसका कम है, और किस में लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर सबसे कम है। तो अगर टोटल रिप्लेनिशेबल यूटिलाइजेशन को इन परसेंटेज अगर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें गंगा का दिखता है, ऑलमोस्ट 170.99%, सबसे ज़्यादा आप देखिए गंगा का दिख रहे। इसके बाद अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखेगा ब्रह्मपुत्रा का, लगभग आप 26.55%। तो यहाँ पे एक फिगर याद रखना कि गंगा का सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम अगर आप देखें तो स्वर्ण रेखा का दिखता है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल के एरिया में क्या करती है, फ्लो करती है। तो आप इस डेटा को यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का अगर आप लेवल देखें तो 57, 77, ये देखिए यहाँ पे इंडस में दिखता है 77.71% दिखता है। अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में 3.37% दिखता है। तो आपको इन डेटा को ध्यान में रखना है, कई बार यहाँ से भी वो ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल उठा के वो दे सकते हैं। अब है वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, कि वाटर का डिमांड कैसा है और कैसे हम उसे एक सस्टेनेबल तरीके से क्या कर सके, उसे यूटिलाइज कर सके। इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन एन एग्रेरियन इकोनॉमी। आप सभी को पता है बच्चे कि भारत अभी भी गाँव में बसता, अगर ट्रूली देखे
अर्बनाइजेशन का परसेंटेज भी लगभग 31 to 32% है, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ह्यूमन सेटलमेंट में डिस्कस किया था। इसका मतलब क्या है कि अराउंड 70% पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन है, प्राइमरी एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा और उसमें भी एग्रीकल्चरल और एलाइड एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि वाटर का यूटिलाइजेशन हमारा रूरल, प्राइमरी, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सेक्टर ज़्यादा करेगा वहाँ पे। एंड अबाउट 2/3 of its population have been dependent on agriculture. Hence, development of irrigation to increase agricultural production has been assigned a very high priority इन द 5 year प्लान। तो 5 year प्लान में इरिगेशन के द्वारा सेरेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बढ़ाने में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन का भी प्रेशर है और एग्रेरियन इकोनॉमी भी है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए प्रेशर ज़्यादा दिखता है। एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट 5 year प्लान में या फर्स्ट 5 year प्लान में कई सारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? इरिगेशन, नेविगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फेमाइन कंट्रोल और भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ वहाँ पे ड्राफ्ट किया गया था। लाइक भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुन सागर, Indira Gandhi Canal project, etc. have been taken up. In fact, India's water demand at present is dominated by irrigational needs. तो यहाँ पे एक सवाल ये बन सकता है बच्चे कि भारत में जो इतना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज का जो डिमांड हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा कारण क्या है? तो वहाँ पे इरिगेशनल पर्पस के कारण भी इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ग्राउंड वाटर, अब एग्रीकल्चर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, हमने वाटर रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा, सरफेस और ग्राउंड। लेकिन सरफेस वाटर का भी मैक्सिमम और ग्राउंड वाटर का भी मैक्सिमम यूज करने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। अकाउंट्स फॉर 89% ऑफ द सरफेस वाटर एंड 92% ऑफ द ग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब क्या कि एग्रीकल्चर हमारे ग्राउंड वाटर को यूज एज कंपेयर टू सरफेस वाटर ज़्यादा कर रहा है यहाँ पे। वाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लिमिटेड टू 2% ऑफ सरफेस वाटर एंड 5% ऑफ ग्राउंड वाटर। तो एग्रीकल्चर भी ग्राउंड वाटर को यूज ज़्यादा कर रहा है, इंडस्ट्री भी हमारे ग्राउंड वाटर को यूज ज़्यादा कर रहा है। डोमेस्टिक सेक्टर की बात करें 9% इन सरफेस वाटर एंड एज कंपेयर टू ground water. The share of agriculture sector in total water utilization is much higher than other sectors. अभी करेंगे इसको थोड़ी देर में पाई चार्ट के द्वारा डिटेल में। However, in future with development the shares of industrial and domestic sectors in the country are likely to increase. अब देखिए अभी तक तो एग्रीकल्चर सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके पॉपुलेशन का शिफ्टमेंट प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी, टर्सरी और अदर सेक्टर में हो रहा है। इसका मतलब क्या कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का वाटर यूज़ धीरे धीरे करके कम होगा और अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक में हमारा वाटर का यूज़ धीरे धीरे करके बढ़ेगा। अब इस चीज़ को इस दिए गए पाई चार्ट से भी आप समझ सकते हैं। फिगर 6.2 में आप देख सकते हैं सेक्टोरल यूज ऑफ सरफेस वाटर। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारा एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 89%, सेकंड पे डोमेस्टिक 9% और थर्ड पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर 2%। तो ये सरफेस वाटर का है यूज। लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड वाटर का देखें तो ग्राउंड वाटर में भी एग्रीकल्चर सबसे बड़ा यूज करने वाला ये सेक्टर है। एग्रीकल्चर 92%, देन इंडस्ट्रियल 5% और डोमेस्टिक 3%। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप सरफेस वाटर में देखें तो एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है, डोमेस्टिक सेकंड पे है, इंडस्ट्रियल थर्ड पे है। लेकिन अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो एग्रीकल्चर नंबर 1 पे है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेकंड नंबर पे हो जा रहा है और डोमेस्टिक यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। तो आप इस डेटा को याद रखें और इस डेटा को भी कई बार एग्जाम में दे के वहाँ पे कंपैरेटिवली वो सवाल पूछता है यहाँ पे। अब आगे है डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन।
क्यों इरिगेशन के लिए वाटर का डिमांड दिन ब दिन बढ़ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया कि वाटर डिमांड में उसका इरिगेशनल डिमांड सबसे ज़्यादा हमें डोमिनेटिंग फिगर दिखाता है, बट सवाल है क्यों? इन एग्रीकल्चर water is mainly used for irrigation. Irrigation is needed because of spatio-temporal variability. Spatio-temporal variability का मतलब क्या है? स्पेशियो का मतलब स्पेस, टेम्पोरल का मतलब टाइम। हर जगह अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक जैसा नहीं है, हर टाइम में अमाउंट ऑफ रेनफॉल एक जैसा नहीं है। दक्कन प्लेटू की बात करें, वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत कम है। मेघालय प्लेटू की बात करें, वहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू मच हाई। लेकिन डेक्कन प्लेटू में भी गर्मियों के दिनों में अमाउंट ऑफ रेनफॉल और कम हो जाता है, और बाकी एरिया में टाइम टू टाइम भी इसका नेचर चेंज होता रहता है, या इसमें एक प्रकार का वेरिएशन देखा जाता है। इन रेनफॉल इन द कंट्री, द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड द डेक्कन प्लेटू कंस्टिट्यूट सच एरियाज। आप इस चीज को इंडिया के इस मैप से भी समझ सकते हैं। इंडिया के इस मैप में आप ध्यान देखेंगे, क्योंकि आप लोगों ने क्लाइमेट को पढ़ रखा है क्लास 11 में। अगर इस एरिया की बात करें, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, जहां पे BSHW, BWSW कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर वेस्टर्न घाट के इस पार्ट की बात करें, जो हमारा रेन शैडो एरिया है, तो इन दोनों एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे वाटर शॉर्टेज में वेरिएशन देखा जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में ये खेती बाड़ी का एरिया है, तो यहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इरिगेशन पर्पस ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे फसलों के लिए इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि वाटर का डिमांड क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो दो मेजर एरिया बताया गया है। फर्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा राजस्थान का एरिया, एंड द सेकेंड वन इज वेस्टर्न घाट का जो एक इनर रेन शेडो वाला एरिया है, डेक्कन प्लेटू का इंटीरियर पार्ट्स में आप देख सकते हैं। विंटर and summer seasons are more or less dry in most part of the country, hence it is difficult to practice agriculture without assured, हमने इसको कर लिया अभी, without assured irrigation during dry season, even in the एरियाज ऑफ एम्पल रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, ब्रेक्स इन मानसून, मानसून वर्षा के थमने के कारण या बीच में कई दिनों तक मानसूनी वर्षा के स्पेल में भी बारिश नहीं होने के कारण, इट्स फेलियर क्रिएट्स ड्राई स्पेल डेट्रीमेंटल फॉर एग्रीकल्चर। वाटर नीड of certain crops also makes irrigation necessary. For instance, water requirement for paddy or rice, sugarcane, jute is very high, which can be met only through irrigation. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वाटर की स्कैरसिटी सिर्फ ड्रायर एरियाज में या मैक्सिमम वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल वाले एरिया में ही नहीं है। जहाँ पे एम्पल रेनफॉल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, वहीं पे ब्रेक ऑफ मानसून या मानसूनी वर्षा के कुछ दिनों तक थमने के कारण भी वहाँ पे कुछ ऐसे फसलों लाइक शुगर केन, पैडी, जूट की खेती की जाती है, जहाँ जिसे हर वक्त ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे भी इरीगेशन की रिक्वायरमेंट कभी कभी पड़ती है। वहाँ पे प्रोविजन ऑफ इरिगेशन मेक्स मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ कई सारी फसलों की खेती करना। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी है और वाटर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं इरिगेशन के द्वारा ही सही, तो हम वहाँ पे कई सारी फसलों की खेती कर सकते हैं, और इंडिया के बहुत बड़े पॉपुलेशन के लिए हम लोग वहाँ पे फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। It has also been found that irrigated lands have higher agricultural productivity than unirrigated land. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, जहाँ पे इरिगेशन का बहुत बड़ा अमाउंट देखा जाता है, तो वहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी अनइरिगेटेड एरिया से ज़्यादा, पर यील्ड प्रोडक्शन अनइरिगेटेड एरिया से ज़्यादा देखा जाता है। फर्दर, द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स नीड रेगुलर मॉइस्चर सप्लाई।
which is made possible only by a developed irrigation system. In fact, this is why that green revolution strategy जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में 60s के डिकेड में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री हैज लार्जली बीन सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी. In Punjab, Haryana and western part of UP, more than 85% of their net sown area का मतलब क्या होता है, ये हमें एग्रीकल्चर में पढ़ना था बच्चे, लेकिन 2021 के रिवाइज सिलेबस में CBSE ने उसे एलिमिनेट कर दिया आपके सिलेबस. नेट सोन एरिया का मतलब एक ऐसा लैंड जहाँ पे फसलें बोई जा रही है और जहाँ पे फसलों का हार्वेस्टिंग भी हो रहा है, हम उसे ही नेट सोन एरिया कहते हैं. नेट सोन एरिया इज अंडर इरीगेशन. 85% से भी ज़्यादा एरिया आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा का जहाँ पे इरीगेटेड है. वीट एंड राइस आर ग्रोन मेनली विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन इन दिज स्टेट्स. 76.1% इन पंजाब एंड 51.3% इन हरियाणा आर इरीगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि किस स्टेट में वेल्स के द्वारा या ट्यूबवेल्स के द्वारा इरिगेशन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा दिखता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब में 76.1% और हरियाणा में 51.3%. दिस shows that these states utilize large proportion of their groundwater potential, which has resulted in groundwater depletion in these states. आप एक बार बच्चे इस चार्ट को देखिए, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नेट इरीगेटेड एरिया बाय टोटल वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज, बेशक अभी हमने पंजाब हरियाणा का देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात करें तो उसमें गुजरात दिखता है ऑलमोस्ट 86.6%. देन राजस्थान का आप देख सकते हैं, उसके बाद बेशक पंजाब हरियाणा का नंबर आए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो कौन है, गुजरात है. अगर रिवर बेसिन को देखें तो यहाँ पे आपको इंडिया का एक मैप दिया गया जिसमें आपको एक रिवर बेसिन दिख रहा है. लेकिन चूंकि क्लास 11 में आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था ड्रेनेज के चैप्टर में ही, वाटर डिवाइड. तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा अपलैंड, माउंटेन, प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर जो एक एरिया के रिवर बेसिन को दूसरे एरिया के रिवर बेसिन से क्या करता है, अलग करता है. अगर हम इसे यहाँ पे डिमार्केट करें तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा अरावली, देन सेंट्रल हाईलैंड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे अरावली, देन यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं विंध्यन, भारनेर, कैमूर, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल. देन यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे अब अगर हम इसे रब करें तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप रिवर बेसिन्स को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. यहाँ पे तो रिवर बेसिन में देखिए जैसे इंडस बेसिन, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी आप यहाँ पे देख सकते हैं लूनी बेसिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान वगैरह के एरिया में. इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे रिवर बेसिन, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, माही, गंगा, है ना, ये सारे रिवर बेसिन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े रिवर बेसिन्स भी हैं, लेकिन उसमें भी वाटर की अवेलेबिलिटी स्पेशली और टेम्पोरली वेरी करती रहती है और उसके भी अपने ड्राई स्पेल देखे जाता है. जैसे कि हिमालयन रिवर्स में देखें तो वो पेरिनियल नेचर की बेशक है, लेकिन वहाँ पे भी कभी कभी वाटर का एक्यूट शॉर्टेज हमें देखने के लिए जनरली मिलता है. साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें जहाँ पे समर में बहुत बड़े पैमाने पे हमें वाटर का एक्यूट शॉर्टेज देखने के लिए मिलता है यहाँ पे. तो अभी हमने क्या बताया यहाँ पे कि पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी को देखे तो उसने अपने वाटर रिसोर्सेज के बहुत बड़े या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बहुत बड़े अमाउंट को यूज़ किया और उस कारण से वहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे क्या हुए, उभर के सामने आए हैं यहाँ पे. The overuse of groundwater resources has led to decline in groundwater table in these states. In fact, over withdrawals in some states like Rajasthan, Maharashtra has increased फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राउंड वाटर. राजस्थान, महाराष्ट्र ने अपने ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ किया कि वहाँ पे फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन ग्राउंड वाटर में रिलेटिवली बढ़ गया. अगर वेस्ट बंगाल और बिहार की बात करें तो वहाँ के ग्राउंड वाटर के एक्सेसिव यूज़ करने के कारण वहाँ पे आर्सेनिक का कंटेंट ग्राउंड वाटर के
ग्राउंड वाटर में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, किस किस प्रकार के वाटर प्रॉब्लम्स इसके कारण आए हैं? द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर is dwindling day by day due to increase in population. The available water resources are also getting polluted with industrial, agricultural and domestic effluents, and this in turn is further limiting the availability of usable water resources. अब देखिए, वाटर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे वाटर के शॉर्ट सप्लाई के कारण नहीं है। वाटर का जो भी अमाउंट हमारे पास सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर के कारण अवेलेबल है, वो भी अब धीरे धीरे करके पॉल्यूट हो रहा है। उसमें फ्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन उसमें बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें दो प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। पहला प्रॉब्लम कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, और दूसरा प्रॉब्लम जो भी हमारे पास वाटर है वो भी धीरे धीरे करके पॉल्यूट हो रहा है, और उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस डिस्कशन में बच्चे हमने वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इंडिया के सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इरिगेशन के बारे में, और क्या उसका किस किस एरिया में उसका वेरिएशन देखा जाता है अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली टेम्पोरली, हमने उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा वाटर रिसोर्सेज के बारे में, सरफेस वाटर के बारे में, ग्राउंड वाटर के बारे में, वाटर डिमांड यूटिलाइजेशन, इरिगेशन और मेजर रिवर बेसिन्स के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। हम अगले वीडियो में डेटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी और वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के प्रोसेस पे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल।